just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. Again, them song, but the bang, but you come to the bang with the Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, बच्चा पार्टी पहला चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट आपको मैं वन शॉट प्रोवाइड कर चुका हूं, साथ ही उसका फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने चीजें भी पीपीटी भी अपलोड कर दी है, तुमने आई होप डाउनलोड कर ली होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग का। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हाँ उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा इसका अगला चैप्टर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो हमको बहुत डिटेल में इन डेप्थ जाकर पढ़ना पड़ेगा। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एनरोल कर सकते हैं हमारे सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है स्पार्टन्स, जो कि आईएससी के लिए होने वाला है, जिसमें मैं खुद आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर कराएंगे, साथ में 2 माइंड मैप्स भी हम आपके घर पर डिलीवर कराने वाले हैं। और इसके बैच 1 के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं 31 ऑफ मई को। सिमिलरली अगर आपको बोर्ड्स के साथ साथ हमारे साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करनी है, बीट आईएम्स, बीट सीयूटी, बीट एमएचसीटी और जेवियर्स, तो आप हमारे फतेह कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये 15,000 रुपीज का होने वाला है एंड ये भी डेडिकेटेड सिर्फ आईएससी के बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाला है। इसमें 10 बुक सेट्स हैं जो आपके घर पर डिलीवर करेंगे अलॉन्ग विद 2 माइंड मैप्स। एंड हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड्रॉइड पर या आईओएस के ऊपर, और यहां पर जाकर फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन आपको मिलेगा और वहां से आप सारा फ्री कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने। नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस आपको नहीं पढ़ना है एंड ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको सारे कवर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। भाई टॉपिक है हमारा बिजनेस फाइनेंस, और फाइनेंस का आसान मतलब में पैसा। अब ये पैसे की क्या जरूरत है यार, हमको धंधा चलाने के लिए काय को पैसे लगते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम बात जाने तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ये इस बात पर निर्भर करता है कि बिजनेस के अंदर आपको पैसे लाने हैं तो उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, और अगर आप बिजनेस में पैसे लेकर आ रहे हो तो सबसे इफेक्टिव, सबसे सस्ता सोर्स कौन सा होने वाला है, लाए हुए पैसे का आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पैसा और बहुत सारे पैसे के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मैं और तुम बात करने जा रहे हैं। ये नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कहीं पर मैं आपको बताऊंगा भी, कुछ हैंड रिटन भी मिलेगा, और वो सब कुछ जाकर फ्री स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर लेना। इट इज एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल फॉर दिस करंट बैच ऑफ आईएससी स्टूडेंट्स। तो है क्या, बिजनेस फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद, पहला कीवर्ड देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन, पैसा कैसे आएगा। दूसरा, लाए हुए पैसे को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो बिजनेस फाइनेंस इज कंसर्न विद एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब हम पैसे को कैसे एक्वायर करेंगे और पैसे का कैसे इस्तेमाल करेंगे सो दैट बिजनेस की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इस कंसेप्ट को बच्चा पार्टी बिजनेस फाइनेंस कहा जाएगा। चलें आगे समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं यार ये पैसे की जरूरत क्या है। एक कॉमर्स वाले बच्चे से अगर मैं पूछ लूं कि पैसे की बाबा जरूरत क्या है बिजनेस के अंदर, तो एक बच्चा बोलेगा सर पैसे की बहुत जरूरत है सर शादी करने के लिए। अरे ठीक है बाबा, शादी वादी की बात कहां से आ गई, कॉमर्स बिजनेस में पैसे की क्या जरूरत होती है। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला कि उधारी टाइम पर चुकेगी, टू पे लाइबिलिटीज ऑन टाइम, लाइबिलिटीज को समय समय पर पैसा पे करते चलो। अच्छा सर ये बात तो ठीक है, तो अगर बिजनेस में कोई भी जरूरत पड़ती है, कोई भी उधारी है, उसको हम समय पर पे कर सकेंगे, तो ये इसलिए पैसों की आवश्यकता है। दूसरा, टू फर्म कैन रन द बिजनेस स्मूथली, मतलब बिना किसी रुकावट के हमारा बिजनेस स्मूथली चलता चले, इसलिए पैसों की आवश्यकता है। मैं आपको सारे कीवर्ड हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये हाईलाइटेड कीवर्ड ही आप डाउनलोड कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। और क्या चाहिए, अगर किसी भी बिजनेस के पास मस्त बहुत सारा पैसा होता है तो मार्केट में उसकी बहुत सारी इज्जत होती है, मतलब गुडविल को मेंटेन करने के लिए पैसे की आवश्यकता लगने वाली है। और
मान लेते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है और कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई तो मैं उसको अवेल कर सकता हूं। मुझे लगा कि यार मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करता कि ये बूमिंग बिजनेस है, ठीक है ना, ज़ेप्टो की फ्रेंचाइजी, ब्लिंकिट की फ्रेंचाइजी ले सकता था, या ब्लिंकिट ज़ेप्टो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था इन टुडेज वर्ल्ड। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको अवेल कर सकता था, इसलिए पैसे चाहिए मालिक। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप मिस आउट नहीं करते हो, आप उसको अवेल कर ले जाते हो। तुमने कई बार सुना होगा अपने घर वालों से कि पैसा पैसा खींचता है, पैसे से पैसा बनता है। तो पैसे से पैसा कैसे बनता है? क्योंकि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करते हो, इसीलिए जिसके पास पैसा है वो धीरे धीरे और अमीर होते चले जाते हैं। आगे बात करते हैं, कभी भी बिजनेस में कोई क्राइसिस आई, क्राइसिस को मीट करने के लिए फेस रिसेशन बिजनेस साइकिल। देखो बेटा, अभी थोड़े दिन पहले कोविड आया था, कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए और बहुत सारे बिजनेस उस टफ पीरियड को भी क्रॉस कर गए, मतलब वो चलते चले गए। तो मुश्किल सिचुएशन से बचने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आज आप जहां हैं और फ्यूचर में आप जहां जाना चाहते हैं, मतलब देखो कभी प्रोडक्शन होता है और सेल्स थोड़े दिन बाद होती है, तो प्रोडक्शन और सेल्स के बीच का जो टाइम गैप है वो पूरा होता है पैसे से। लिखा है फाइनेंस हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो जो प्रोडक्शन और सेल्स की दूरी है वो पूरी हो पाएगी फाइनेंस के चलते, इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहावत थी, अरे पता नहीं मुझे क्लास में बोलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें बोलता था मर्द आदमी नहीं होता है, मर्द पैसा होता है। तो to become a man or to become a lady of the house for that matter, money is really 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 important। और बिजनेस में कैसा पैसा इंपॉर्टेंट होता है उसकी बारे में मैंने बात आपको बता दी और कीवर्ड भी हाईलाइट कर दिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ये जो वन शॉट सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर बहुत डिटेल में जाके हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, इतना एक्सक्लूसिव आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हाईलाइट भी कर रहे हैं चीजें थोड़ी थोड़ी, जहां जहां मीम की जरूरत है मीम भी लगा देना। तो दिस इज फनी भी है, लाइट भी है, और आपको एक एक वीडियो हाँ थोड़ा सा डिलेड आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज वन शॉट बनाने में बहुत टाइम लगता है, पर तुम्हें कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर 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 मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलो आज हम बात करते हैं अलग अलग बिजनेसेस जो हैं वो पैसा कहां से लेकर आते हैं। अलग अलग बिजनेस का मतलब क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने आ रहे हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप पैसा कहां से लेकर आती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? क्लास 11th में आपने पढ़ा था। सर क्लास 11th में कौन ही पढ़ता है सर? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? जो अकेला इंसान जिसने अकेले बिजनेस सेटअप किया है, वो पैसा कहां कहां से लेकर आएगा? तो सबसे पहला वो खुद का पैसा लगाएगा मालिक, ओन्ड कैपिटल मतलब खुद का पैसा लगाना। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब मैंने ईयर ऑन ईयर पैसों को सेव किया और वो सेव किए हुए पैसों को बिजनेस में वापस से लगा दिया, उसको बोलते हैं अपन रिटेन्ड अर्निंग। जरूरत पड़ी तो बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, या अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से लोन ले लिया। सब फ्रेंड्स तो फिर भी लोन दे देते हैं, मगर ये कौन सा रिलेटिव है जो लोन दे रहा है? अरे बाबा लिख दिया, सॉरी, रिलेटिव से लोन जनरली नहीं मिलता है। तुम लोग क्या मिलता है क्या? हमारी तरफ तो नहीं मिलता है। चलो खैर, आपको समझ में आया। सोल प्रोप्राइटर अकेला बिजनेसमैन कहां कहां से पैसे लाएगा? खुद के पैसे लगाएगा, ओन फंड लगा रहा है, सेविंग्स लगा रहा है, ईयर ऑन ईयर सेव किए थे, रिटेन अर्निंग्स, लोन ले लिया कमर्शियल बैंक से या लोन ले लिया अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से। अब एक एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, यहां पर मैंने फोटो भी लगा दिया। ये बेचारा अकेला है, तनहा नहीं है, लोनली नहीं है, सिंगल है, ठीक है ना। तो अकेले बिजनेस चला रहे हैं, दुकान है भाई साहब की, और ये अकेले पैसा कहां से लाएंगे? ये सोर्सेस से लाएंगे। मगर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर कभी भी सोल प्रोप्राइटर को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? स्टॉक एंड ऑल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, करंट एसेट खरीदने के सीए माइनस सीएल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म सोर्सेस, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कमर्शियल बैंक के पास जाकर लोन ले सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म उसको चाहिए, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए चाहिए पैसा, तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, एसएफसी से पैसा लेना पड़ेगा। अगेन ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों को लिखकर बता दिया जाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चले आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं ये पार्टनरशिप फर्म जो होती है ये कहां से पैसा लेकर आएगी रे बाबा? ठीक है ना। तो ये पैसा कहां से लेकर आएगी? मान लेते हैं ये 3 लोग हैं हमारे और 3 लोग हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो ये पैसा कहां से लाएंगे? सबसे पहला खुद का पैसा लगाएंगे, ओन्ड कैपिटल।
बचा हुआ पैसा जो ईयर ऑन ईयर सेव किया है उसको वापस से बिजनेस में लगाएंगे, रिटेन अर्निंग्स। अगेन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। यहां पर एक नई चीज आ गई, लोन फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है ना भैया, ये आपस में पार्टनर से भी लोन ले सकते हैं। तो पार्टनरशिप कहां कहां से पैसा लेकर आएगी, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, सारे बच्चों को आंखों के रास्ते दिल में उतरी कि नहीं उतरी, बात जल्दी से बताओ। चलें आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब हम बात करें तो यहां पे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। हां, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो मार्केट में शेयर्स इशू करती है, वो कहां से पैसा लेकर आएगी। जैसे रतन टाटा साहब के बारे में, यहां पे टाटा ग्रुप के बारे में मैंने बता भी रखा है। तो यहां पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, भाई रिटेन्ड प्रॉफिट्स अब तिवारा नहीं बताऊंगा कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बचाया उसको बिजनेस में लगाया। डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता है, ठीक है ना, इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर। या वो लोन ले सकता है, तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, खुद का बचाया हुआ पैसा इस्तेमाल कर सकती है, इसको रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। वो मार्केट से लोन ले सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है और कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है। अब यहां पर भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन क्यों ना हो जाए आपके लिए। सुनो भैया, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाना पड़ेगा, जैसे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना, आईडीबीआई हो गया। इनके बारे में हम लोग डिटेल में अभी थर्ड चैप्टर में आएंगे जहां पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे। अभी फिलहाल से आपको इतनी बात समझने की है। और अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो आपको कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म सोर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म सोर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलो बच्चा, अब हम बात करते हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तुमने भी अक्सर घर में बोला होगा, मम्मी बोलती रहेंगी, नहीं पैसे अच्छे से रखो, पैसों को सही से इस्तेमाल करो, पैसा हाथ की मैल है, ना जाने आज तुम्हारे पास पैसा होगा, कल तुम्हारे पास पैसा नहीं भी हो सकता है, विच इज द फैक्ट। इसीलिए एक टर्म निकल कर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है सबसे पहला कितने पैसों की जरूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग मींस एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। एक बिजनेस तुम शुरू करने जा रहे हो, लेट्स से तुमने डिसाइड किया तुम एक बेकरी का बिजनेस खोलोगे। वाह भाई वाह, तुम्हारे पास बेकरी होंगी, बहुत सारे केक्स होंगे, क्रीम रोल्स होंगे, बर्गर्स मिलेंगे, हॉट डॉग्स मिलेंगे, पिज्जा मिलेगा। ओ माय गॉड, तुमने बेकरी का धंधा चलाना है तो तुम सबसे पहले सोचोगे क्या, बेकरी का बिजनेस खोलूंगा तो कितना पैसा लगेगा उसमें। तो यार अब तुमने बेकरी का नाम कहां से रखा, तुमने रख दिया डोनट डैडी का नाम, डोनट डैडी। लो भैया, तुमने अपनी बेकरी का नाम भी रख लिया। अब ये वो डैडी नहीं जो तुम सोच रहे हो बदतमीज, डोनट डैडी तुमने अपना नाम रख लिया कि भाई मस्त डोनट डैडी के नाम से अपन फैक्ट्री चलाने वाले, बेकरी चलाने वाले फॉर दैट मैटर। और तुमने सोचा कि मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी, 1 करोड़। क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का, अगला प्रश्न कि 1 करोड़ रुपए की मान लो तुम्हें जरूरत है, तुम पैसों को कैसे इस्तेमाल करने वाले हो। अगला चूजिंग द सोर्स, ये 1 करोड़ रुपए तुमको चाहिए, पर 1 करोड़ तुम लाओगे कहां से, खुद से लगाओगे, रिटेन अर्निंग से लगाओगे, लोन लोगे, शेयर्स इशू करोगे, क्या करने वाले हो रे बाबा, बात समझ में आ रही है। और तीसरा डिसाइडिंग हाउ फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड, मतलब कितना पैसा चाहिए, कहां से पैसा आएगा और पैसे कैसे इस्तेमाल होने वाले हैं। ये तीनों चीजें मिलकर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बताते हैं। तो सब बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में आ रहा है, कितना पैसा चाहिए, दूसरी बात कहां से पैसा आएगा, कौन से सोर्स से पैसा रेज करना है, और तीसरी बात जो आएगा पैसा उसको कैसे इस्तेमाल करना है। डोनट डैडी चलाना है ना आपको। चलो भैया, अब व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग बता दिया, अब सीधा सीधा हम आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। बड़ा सिंपल है, साइड हेडिंग के साथ मतलब बुलेट पॉइंट्स में मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहला फ्यूचर ओरिएंटेड। फाइनेंशियल प्लानिंग आज के लिए नहीं होती है, कब होती है, आगे के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है। ऐसे तुमने सोचा कि यार जब मैं 12th पास हो जाऊंगा, मैं एसआरसीसी चला जाऊंगा, वहां से 3 साल बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगते ही एक सुंदर कन्या से जो मेरी बचपन से महिला मित्र है उससे शादी कर लूंगा, शादी के 2 साल बाद मेरे बच्चे हो जाएंगे, बच्चे मेरे फॉरेन के स्कूल में पढ़ेंगे या शुभम सर अगर स्कूल खोलेंगे वहां पर। ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम प्लानिंग कर रहे हो।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो तुम्हारे आज की प्लानिंग नहीं है, ये फ्यूचर के लिए। वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग आज के लिए नहीं होती है, फ्यूचर के लिए होती है। सर क्या सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, मम्मी के साथ देख रहा था मैं वीडियो। कोई बात नहीं, उनको भी पता चल जाएगा सच क्या है। अगला, इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, गेस करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कितने पैसे लगेंगे। अगला, डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कब पैसे चाहिए, कैसे आएंगे और क्यों, क्यों चाहिए पैसे। बात समझ में आ रही है? तीनों के आंसर आपको पता होना चाहिए, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। अगला, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ WC इज वर्किंग कैपिटल, हमें कितना पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, और FC इज फिक्स्ड कैपिटल, कितना पैसा मुझे फिक्स्ड कैपिटल के लिए चाहिए। अब वर्किंग और फिक्स तो तुम्हें समझ में आ रहा है, मशीनरी में पैसा जो लगेगा उसे फिक्स कैपिटल बोलेंगे, और रॉ मटेरियल्स में जो पैसा लगेगा उसे वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो मुझे कितना पैसा फिक्स कैपिटल के लिए चाहिए, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। एंड देन अप्रोप्रिएट सोर्स का आपको चयन करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम पैसे किस सोर्स से उठाने वाले हैं। तो अब जाकर जो है मैंने थोड़ा सा तुम्हें जिस्ट दिया है कि ये चैप्टर किधर मूव होने वाला है। चलो भाई, चलो 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 चलो, अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी यार क्या फायदा है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का यार हमें क्या ही जरूरत पड़ रही कि हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो आप अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है। दूसरा, अभी कभी भी दिक्कत आती है, बिजनेस शॉक्स में आता है, कुछ अर्जेंसी आती है, कुछ कैलामिटीज आती हैं, उससे बिजनेस को बचाया जा सकता है। तो फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस अगला कीवर्ड है। अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स, कभी भी आपके पास पैसा कम नहीं होगा और कभी भी आपके पास पैसा एक्सेस आइडल नहीं पड़ा रहेगा, अच्छे से आप पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज का बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे होते हैं। एंड हेल्प्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स, सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए, जो कि मुमकिन हो पाता है अगर आप पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? बड़ा सिंपल है, एंड टू द डायरेक्ट टू द पॉइंट, ये सारी चीजें हैं। एंड देन हम आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा ये टॉपिक सिलेबस में नहीं होने वाला है, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड। दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो मस्त स्किप करो और अब बढ़ो एकदम बेहतरीन टॉपिक की तरफ। अब मैं अगर यहां से थोड़ी सी बात बताऊं, अभी तक तुमने जितना पढ़ा वो सब स्टार्टर्स था, अब यहां से पिक्चर शुरू होने वाली है, मतलब मेन कोर्स यहां से शुरू होगा और यही चीज आपके पेपर में भी हूबहू उतार कर पूछी जाएगी। अब इसमें एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, मुझे बताना कि आपके स्कूल में वो न्यूमेरिकल कराया गया है नहीं कराया गया है, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। कराया गया है तो बेहतर है, नहीं कराया गया तो मैं शुभम भैया संभाल लेंगे, ऐसी थोड़ा ना बोलते हैं, मैं संभाल लूंगा, मैं कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसको हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारी जो कैपिटल है उसमें कितना पैसा मेरा खुद का है और कितना पैसा मेरा उधार लिया हुआ है, मतलब ओन्ड फंड कितना है और बोरोड फंड कितना है, वो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइंड करता है, जिसमें हम सबसे पहली चीज पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, विच इज हेल इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। अब ये फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है? जब कंपनी रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में, रोजमर्रा के काम में खुद का पैसा भी लगाए और उधार का भी पैसा लगाए, उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज कहा जाता है। व्हेन कंपनी यूजेस बोरोड फंड्स इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस अलोंग विद द इक्विटी कैपिटल। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ओन्ड फंड। ठीक है ना, जब एक पर्सन एक बिजनेस के अंदर उधार का पैसा और खुद का पैसा दोनों लगाएगा फॉर द रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो उसको फाइनेंशियल लिवरेज कहेंगे या उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहेंगे। अब याद रखना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहां पर डिजायरेबल होता है?
ठीक है, अब बात समझो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किस कंसर्न को करनी चाहिए, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि बहुत सारा पैसा हमने उधार से करा लिया, खुद का पैसा थोड़ा सा लगाया और बढ़िया बढ़िया काम चला रहे हैं। इसको अभी हम इसके टाइप्स के ऊपर भी लेकर जाएंगे, लेकिन बात समझो, जब रेट ऑफ अर्निंग आपकी ज्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जब कमाई ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, स्टेबल और रेगुलर अर्निंग मिलती है, लगातार रोज रोज आप पैसा कमा रहे हो, ऐसा नहीं कि किस एक बार कमाया और पूरे साल चला लिया, एंड यू हैव सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स, बिकॉज अगर सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स नहीं होंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेसिक सा फायदा क्या है कि भैया आप खुद का पैसा कम लगा रहे हो, उधार का पैसा ज्यादा लगा रहे हो, ताकि बिजनेस स्मूथली चलता रहे, और ये डिजायरेबल तब होता है जब आपके पास रेगुलर और स्टेबल अर्निंग होती है, आपकी अर्निंग ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, और साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए। अब इसको डिटेल में लेकर जाएं तो ओन्ड फंड का क्लासिफिकेशन मैंने दो बताया कि या तो पैसा शेयर्स के थ्रू लगेगा, या मैंने जो पैसा सेव किया है मैंने वो लगा लिया। शेयर्स भी ओन्ड फंड है, और रिटेन अर्निंग्स मैंने ही बचाया हुआ पैसा है, उसको भी हम लोग ओन्ड फंड्स के अंदर लगते हैं। बोरोड फंड्स क्या है? उधार लिया, डिबेंचर्स के फॉर्म में आप उधार ले सकते हैं, या आप लोन के फॉर्म में उधार ले सकते हैं। अब एक टर्म आता है बेटा जी, कैपिटल गियरिंग। क्या है कैपिटल गियरिंग? का मतलब होता है रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड डेट। कितना ओन्ड फंड है, कितना बोरोड फंड है, इसके रेशियो को हम लोग कैपिटल गियरिंग कहेंगे। अब एक आता है हाई गियरिंग, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। मतलब हाई गियरिंग का मतलब जब लोन ज्यादा है, बोरोइंग ज्यादा है, डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है। और लो गियरिंग का मतलब ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी, जहां पर इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है, मतलब खुद का पैसा ज्यादा लगाया है और लोन कम लिया है। अब इतनी इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ अब आप मेरे साथ एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। आओ भाई एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, और इसके ऊपर एमसीक्यू और क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल सिलेबस में, बिल्कुल स्किप मत करना। अब क्वेश्चन बोला, एक कंपनी है जो ना 1 करोड़ रुपए मार्केट से लेना चाहती है, उसने एस्टिमेट किया हुआ कि उसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना। या पहला ऑल्टरनेटिव है कि भाई वो 30 लाख रुपए डिबेंचर से रेस करेगी, और 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से रेस करेगी, और 60 लाख रुपीस इक्विटी शेयर से वो लेने वाली है। और इसके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि 10 लाख रुपए वो डिबेंचर से ले ले और 90 लाख रुपए इक्विटी शेयर से कमाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है आपको 20 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना है हमको 12% के रेट से, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर देना है 14% के रेट से, और टैक्स रेट भी दे रखा है आपको 50%। अब यार हमें पता क्या लगाना है? हमें पता लगाना है ये जो कंपनी 1 करोड़ रुपए रेज करने वाली है, इसके लिए ऑल्टरनेटिव 1 अच्छा है या ऑल्टरनेटिव 2 अच्छा है। अब इसका पता कैसे लगाया जाए? इसका पता लगाया जाएगा अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके। अगर जिस भी कंपनी का ईपीएस ज्यादा है, वो ज्यादा बेहतर सोर्स होने वाला है, वो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो कोशिश करता हूं इसको मैं यहीं पर सॉल्व करके आपको दिखा सकूं। तो चलो भाई यहां पर हम ऑल्टरनेटिव 1 ले लेते हैं, यहां पर ऑल्टरनेटिव 2 ले लेते हैं, और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहां लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना है? दोनों ही सिचुएशन में 20 लाख रुपए ही होगा, तो यहां भी 20 लाख लिख लिया और यहां भी 20 लाख लिया। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे स्कूल में न्यूमेरिकल कराया गया है या नहीं कराया गया है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? हम इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दिया किस पर जाता है? लोन पर। लोन क्या है यहां पर? डिबेंचर्स। तो 30 लाख पर आपको 12% देना पड़ेगा, दैट गोज टू 3,60,000। तो यहां पर हम माइनस करेंगे 3,60,000। सिमिलरली इस ऑल्टरनेटिव में 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, इसका 12% आ जाएगा 1,20,000। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा? माइनस करने के बाद आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये कितना आ रहा है भाई? ये आया कितना? 16,40,000, और यहां आएगा 18,80,000। ठीक है ना भाई? अब हम क्या करने वाले हैं? इसमें से माइनस करेंगे टैक्स।
टैक्स कितना परसेंट है? 50%। मतलब इस कमाई पे 50% माइनस कर दो, तो ये माइनस कितना करेंगे? 8,20,000। यहां माइनस करा जाएगा 9,40,000। चलो ये माइनस करने के बाद आएगा क्या? यहां से आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8,20,000 और 9,40,000। अब इस प्रॉफिट पर हमको डिविडेंड माइनस करना है। अब डिविडेंड सिर्फ ऑल्टरनेटिव 1 पर है। कितना डिविडेंड देना है हमें? डिविडेंड देना है 14% प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो 10 लाख का 14% कितना हो जाएगा? 1,14,000। 1,40,000। यहां पर कोई डिविडेंड पे नहीं करना, तो चलो माइनस करो और बताओ कितना आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब फाइनल प्रॉफिट है। तो 8,20,000 माइनस 1,40,000, ये आ गया 6,80,000। और यहां पर प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है 9,40,000। अभी तक तो लग रहा है कि यार ऑल्टरनेटिव 2 सही होना चाहिए। अब हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है? तो जो फाइनल प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम एक इक्विटी शेयर्स को 10 रुपए का मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से 60 लाख शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर्स हमने 10 का एज्यूम किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 6 लाख। और यहां पर 90 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 9 लाख। तो हम करने क्या वाले हैं? 6,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, यहां से अर्निंग पर शेयर निकलेगा, और 9,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख यहां से कर देंगे। 9 लाख और 6 लाख कहां से है? समझ में आ रही है बात? तो 6,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ये आ गया 1.13। और सिमिलरली 9,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख कहां से आ गया? ये आ गया 1.04। अब देखने से क्या समझ में आता है कि ऑल्टरनेटिव 1 में अर्निंग पर शेयर, मतलब शेयर होल्डर्स को ज्यादा मुनाफा होने वाला है, इसलिए ऑल्टरनेटिव 1 सेलेक्ट करना चाहिए कंपनी को। और ऑल्टरनेटिव 2 में कंपैरेटिवली कम मुनाफा हो रहा है, कम अर्निंग पर शेयर है, शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऑल्टरनेटिव 2 उतना बेहतर नहीं होगा। सब बच्चों को समझ में आया ये पर्टिकुलर केस कैसे किया है हम लोगों ने? तो तुम्हें समझ में आया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, ओन्ड फंड क्या होते हैं, बोरोड फंड क्या होते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब डिजायरेबल होता है। क्लियर है ना? क्लियर। चलो भाई, अब अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट है मेरी जान, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अगर जो ओनर्स ऑफ द कंपनी हैं वो कितना अपने अंडर कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है ना। इफ प्रमोटर्स वांट टू रिटेन कंट्रोल इन देयर हैंड्स ऑफ व्हाट, अगर प्रमोटर्स या ओनर्स ऑफ द कंपनी सोचते हैं कि मैं सारा कंट्रोल अपने हाथ में ही रखूं, मैं वो जल्दी से किसी को डाइल्यूट ना करूं, तो वो इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो पैसा चाहिए होगा तो लोन से, डिबेंचर से पैसा रेज करेंगे। तो यही लिखा है, डू नॉट इशू इक्विटी शेयर्स, इंस्टेड इशू डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इफ दे नीड मोर फंड्स। तो आपने बात समझ पाई, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल समझ में आया। जो भी फर्म अपने बिजनेस पर फुल कंट्रोल रखना चाहती है उसको इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करने का बाबा, बिकॉज इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे तो ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का यहां पर मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर कंपनी के पास जब पैसा आया तो वो अपना पैसा वापस करके अपने आप का, अपनी टेंशन दूर कर सकता है। तो अगर मोर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो लोन लेना चाहिए, बिकॉज जब पैसा आएगा तब लोन रीपे कर देना। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए तो आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, बिकॉज शेयर्स का पैसा आप वापस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। बात समझ में आ रही? अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो लोन लेना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए तो शेयर्स इशू करना चाहिए। आगे, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में बड़ी रेगुलर अर्निंग होती है, रोज रोज पैसा आता है, तो आपको हाई कैपिटल गियरिंग करनी चाहिए। हाई कैपिटल गियरिंग मतलब ज्यादा लोन लेना चाहिए, कम खुद का पैसा लगाना चाहिए। और अगर आपका बिजनेस में इरेगुलर अर्निंग है, कभी कभी पैसा आता है कभी कभी नहीं आता, तो लो गियरिंग रखना चाहिए, मतलब इक्विटी ज्यादा लगाना चाहिए, शेयर्स का पैसा ज्यादा लगाना चाहिए, ओन फंड ज्यादा लगाना चाहिए, और डेट लोन कम लेना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? एकदम भेजे में घुस रही है ना, एकदम स्ट्राइकिंग है ना, आपके लिए ये नोट्स काम आएंगे ना।
कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग किस पर डिपेंड करता है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, रिटर्न्स एक्सपेक्टेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना? तो हर कंपनी को क्या करना चाहिए कि किस सोर्स से आपको पैसा मिलने वाला है, तो उसको कंपैरिजन करना चाहिए कि कहां से पैसा सस्ते दामों में मिलेगा, उस सोर्स से आपको पैसा रेज करना है। मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, कंपनी शुड एस्टिमेट एंड कंपेयर कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बिफोर मेकिंग अ चॉइस। तो तुम्हें समझ में आया कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का कि किस सोर्स से मेरे को पैसा सस्ता मिलने वाला है, हमें कंपेयर करके उस सोर्स को डिसाइड करना चाहिए। पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंस, क्यों चाहिए पैसा? अगर परमानेंट पर्पस है कि हमेशा इन्वेस्टेड रखना है तो इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है। अगर तुम्हें मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप लोन ले लो, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना, असेट बनाने हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग्स क्रिएट करनी है, तो लोन लेना है, डिबेंचर्स या लोन से आपका काम चलने वाला है। पर्पस समझ में आ गया? यहां से एमसीक्यू पूछा जाएगा। ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे, अपने सीनियर से पूछ लेना उनका पेपर कैसा हुआ। अब आते हैं कैपिटल मार्केट कंडीशन। मार्केट में सिचुएशन कैसी चल रही है? अगर बूम है, प्रॉस्पेरिटी है, सब चीज ग्रो कर रहा है, तो इक्विटी शेयर्स इशू करो, बिकॉज आपके शेयर्स का रेट ज्यादा मिलेगा मार्केट में। और अगर बियरिश मार्केट चल रही है, सब कुछ रुका हुआ है, इस समय से चल रही सिचुएशन, रिसेशन आ रखा है, तो वहां पर लोन लेना या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना समझदारी बताई जाती है, बिकॉज लोन सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाता है। इस समय देखो मार्केट में अगर होम लोन जाके देखो 6-6.5% पर मिल रहा है। ठीक है ना? अब आते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे बैंकिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर्स। खुद ही बैंक है, लोन थोड़े ना लेगी। ठीक है ना? तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हुए पैसा रेज करना पड़ेगा। अब नीड ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है? अगर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है, ग्रोइंग इन्वेस्टर है, तो उसको पैसा इक्विटी शेयर से रेज करना चाहिए, बिकॉज आगे चल के वो शेयर होल्डर्स को ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन ऑन द कंट्री, अगर सेफ इन्वेस्टर से नहीं चाहता कुछ भी ज्यादा परेशान होना, तो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहिए। सिमिलरली अगर कैश फ्लो पोजीशन, अगर अच्छी कैश फ्लो है, बहुत रेगुलर पैसा आ रहा है, तो लोन ले लो, डिबेंचर्स इशू कर दो। और अगर वीक कैश फ्लो है तो उसको शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करना चाहिए। बेटा जी, ये सारी चीजों को आप सेंटेंस में लिखकर आओगे, आपको नंबर मिलेंगे। ये एकदम बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो तुमको फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अब हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे दो टॉपिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल क्या है। दूसरा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल क्या होता है, और टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ये हमने 5 टॉपिक पढ़े और आराम से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलें शुरू किया जाए बच्चा पाड़ी। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? वो पैसा जो फिक्स्ड एसेट्स में लगा हुआ है उसे फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं यार, ब्लॉक कैपिटल बोलते हैं यार, क्योंकि ये पैसा हमारे लॉन्ग टर्म असेट्स में लगा होता है। जैसे मैं जिस स्टूडियो से ये क्लास ले रहा हूं, मैंने अपनी बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में पैसा लगाया, तो मेरा कौन सी कैपिटल लगी? फिक्स्ड कैपिटल लगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। इसको क्या क्या नाम बोला गया है? इसको ब्लॉक कैपिटल भी बोला गया है, एंड दे आर इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इन एसेट्स। ठीक है ना? चलो भाई, अब आते हैं धीरे धीरे उन पॉइंट्स की तरफ कि अब हमें बताना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? एक एक करके देखना, तुम्हारे दिल में ना उतार दी बात तो बताना। सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। पहला नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस है कैसा? अगर देख भाई, तेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, तेरी फैक्ट्री है, तुम्हें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगने वाली है यार, तुम्हें ज्यादा मशीनरी चाहिए होंगी। और अगर ऑन द कॉन्ट्ररी तुम्हारा बिजनेस ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? मैं किसी और से, प्रोड्यूसर से खरीदता हूं और बीच में सेलर को कंज्यूमर को बेच देता हूं, बीच में कमीशन चार्ज कर लेता हूं, ट्रेडर हूं मैं, तो मुझे कम फिक्स कैपिटल लगने वाली। क्या एकदम बात समझ में आ रही है? ऑन द कॉन्ट्ररी अगले पॉइंट पर आए, साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बड़ा बिजनेस है ज्यादा फिक्स कैपिटल, छोटा बिजनेस है कम फिक्स कैपिटल। सारे पॉइंट पढ़ने हैं, बिकॉज केस स्टडी, कॉम्पिटेंसी फोकस भर भर के आएगा आपके पेपर में भाई। अगला पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर कैपिटल गुड्स बनाते हो, मशीनरीज वगैरह बनाते हो, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी। जहाज बना रहे हो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगना है, ठीक है ना? कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो तो तुम्हारा कम फिक्स कैपिटल लगने वाला है।
कैलकुलेटर एक कंज्यूमर गुड, इसको बनाने की फैक्ट्री में कम पैसा लगेगा। एसी प्रोड्यूस हो रहा है या मशीनरीज प्रोड्यूस हो रही है, बड़ी बड़ी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके अंदर ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। एसी वैसे गलत एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है, जैसे मशीनरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, इंजन बनाने की मशीनरी बन रही है, वहां पे ज्यादा पैसा लगने वाला है। खैर आते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे सामान बना कैसे रहे हो, ठीक है ना। लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव? अगर आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाई, कैपिटल इंटेंसिव जहां पे ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल होता है, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी मेरे दोस्त। और अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस केस में कम फिक्स्ड कैपिटल लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है अगर तुम्हारी कंपनी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी। और अगर सिंगल प्रोडक्ट है, एक ही दो प्रोडक्ट बनाते हो, तो कम फिक्स कैपिटल लगने वाली है। सब बच्चों को समझ तो आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं? मैं गोल गोल की इधर उधर बातें नहीं कर रहा हूं, टू द पॉइंट आपको पढ़ाने आया हूं, मैं समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है ना, एकदम टू द पॉइंट, क्लियर, कोई भूमिका नहीं है, यही कंसेप्ट है, यही सीखना है और सीखो और जाओ, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? चलो बेटा जी आगे बात करते हैं। और मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कैसे खरीदोगे? अगर कैश डाउन दिया, पूरे पैसे एक साथ देकर आपने खरीदा है फिक्स्ड एसेट, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी। और अगर आप लीज पर ले रहे हो, ठीक है ना, रेंट पर ले रहे हो, हायर परचेज तरीके से ले रहे हो, तो कम फिक्स कैपिटल लगने वाली है। सिमिलरली इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो इनटैंजिबल एसेट्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स, लाइसेंसेस, पेटेंट्स, ठीक है ना। अगर किसी भी कंपनी में ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स लगते हैं, ज्यादा लाइसेंसेस वगैरह लगते हैं, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, कम इंटेंजिबल एसेट्स लगते हैं तो कम फिक्स कैपिटल, ठीक है ना भाई, क्लियर है ना? ये मजा आ जाएगा आपको, ये नोट्स डाउनलोड जरूर कर लेना। अब हम बात, देखो फिक्स कैपिटल खत्म हो गया, अब हम मोस्ट प्रोबेबली अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वर्किंग कैपिटल? का मतलब होता है मेरी जान, जो पैसा बिजनेस में बार बार लगता है। आपने डोनट डैटी अभी खोला था ना, अपनी अपने क्या क्या बोलते हैं उसको, अपनी बेकरी खोली थी। अब बेकरी में जो तुम्हारे रॉ मटेरियल्स बार बार लग रहे हैं, फ्लोर ला रहे हो, शुगर ला रहे हो, सिरप्स ला रहे हो, क्रीम ला रहे हो, वो बार बार बिजनेस में लग रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को आसान भाषा में रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहा जाता है, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। आओ जरा देखते हैं। और ये पैसा लगता है हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पे, ठीक है ना। कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको सर्क्यूलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहा जाता है। अब इस वाली चीज पर देखना, एक एमसीक्यू इस साल पूछा जाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स का मतलब क्या? वो वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और नीड, हमको पैसा चाहिए क्यों? वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर, जो टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल होने वाला है। तो टाइप्स में जाएं तो दो टाइप ही है केवल यार। एक है परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो हमेशा लगेगा बिजनेस के अंदर, एक है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो कभी कभी लगता है, ठीक है। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल के भी दो पार्ट हैं, एक है इनिशियल वर्किंग कैपिटल, एक है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। लेट्स से मैंने आज अपनी बेकरी की शुरुआत की, डोनट डैडी की, और मैंने स्टार्टिंग में केक्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, बिस्किट्स बनाने में जो पैसा लगाया, जो पहली बार मैंने अपने धंधे में पैसा लगाया है, वो होता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। और जो मैं बार बार बिजनेस में लगा रहा हूं, मैं उसे बोलता हूं रेगुलर वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल मतलब हाई सीजन पर, जहां पर डिमांड ज्यादा होती है उस समय पैसा लगाना सीजनल है। स्पेशल मतलब कुछ कॉन्टिजेंसी आ गई, कोविड आ गया, कोई बुरा सिचुएशन आ गया, कैलामिटीज हो गई, वॉर हो गई, उस समय जो पैसा लग रहा है उसको स्पेशल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आओ एक एक करके देखा जाए।
परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड परमानेंटली टू ऑपरेट बिजनेस एक्टिविटीज। वो पैसा जो बिजनेस में हमेशा लगता ही रहेगा उसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इनिशियल को क्या बोलेंगे? रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे उस समय पर जो पैसा लगा वो इनिशियल है। रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट बिजनेस ऑपरेशन, ये परमानेंट की स्पेलिंग हमारे टाइपिस्ट ने गलत लिख दी, ठीक है। परमानेंट जो हमेशा बिजनेस में लगता रहेगा उसको अपन रेगुलर वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब टेम्पररी क्या है? इट इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू परमानेंट कैपिटल। इट इज रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल एंड स्पेशल नीड्स। कभी कभी ये पैसे की जरूरत पड़ती है। सीजनल वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। जैसे वुलन गारमेंट का सीजन आ गया, ठंडियों में, गर्मियों में एसी चाहिए, फैंस चाहिए, तो उस समय अलग 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 समय पर अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, ज्यादा कम होती रहती है, तो सीजनल वर्किंग कैपिटल। इन सीजन में ज्यादा ऑफ, जैसे इसको लिख सकते हो, इन सीजन है, अगर प्रोडक्ट का इन सीजन है, बहुत ज्यादा डिमांड है, मोर वर्किंग कैपिटल लगेगी। हालांकि इसके बारे में बताएंगे। ऑफ सीजन चल रहा है अगर, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल लगेगी। इसके बारे में भी हम फैक्टर सपोर्टिंग में पढ़ने वाले। स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या है? रिक्वायर्ड टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज आल्सो नोन एज रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल के ऊपर एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा कि रिजर्व कैपिटल किसे बोलते हैं, तो बताना स्पेशल वर्किंग कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि सडन डिमांड एकदम से आ गई, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, इस समय ऑयल की डिमांड एकदम से बढ़ गई है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल आपके सिलेबस में नहीं है, बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले दे, शावा शावा, आगे बढ़ो। जो आपके सिलेबस में है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल पढ़ा है, वैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल भी पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस। कैसा बिजनेस है आपका? अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। ट्रेडिंग वो नहीं है जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, गुड्स की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, ठीक। चलो, साइज ऑफ बिजनेस, अगर लार्ज बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, स्मॉल बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल बाबा, ठीक है ना। सिंपल है, दोनों पॉइंट सेम है, फिक्स कैपिटल में भी थे, यहां पे भी है। आगे, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर, इसका मतलब क्या है? अगर आपका रैपिड टर्नओवर है, जल्दी सामान बिकता है, जल्दी पैसा आता है, कम वर्किंग कैपिटल। अगर आपका स्लो टर्नओवर है, मतलब आपका सामान बिकने के बाद पैसे देर में आते हैं, तो आपको ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, अगर लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, आपका प्रोडक्ट ही बहुत दिनों में बनता है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, आपका सामान जल्दी बनता है, मार्केट में जल्दी पहुंचेगा, जल्दी बिकेगा, जल्दी पैसे आएंगे, आपको कम वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आते हैं टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। खरीद कैसे रहो, बेच कैसे रहो। अगर मैं रॉ मटेरियल या गुड्स क्रेडिट में खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं कैश में, उधार पर खरीदा, नकद में बेच दिया, तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि मेरे को पैसे तुरंत मिल जाएंगे। और इसका उल्टा, कैश में खरीदा, उधार में बेचा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाली है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो भैया, क्रेडिट पॉलिसी, अगर मेरी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई मैंने उधार में सामान बेच दिया, अरे दे देना भैया पैसे, कोई बात नहीं, आराम से दे देना। लिबरल पॉलिसी है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। स्ट्रिक्ट पॉलिसी है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल लगने वाला है, बिकॉज आप स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर कोई भी बिजनेस ग्रोइंग है उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। कोई भी बिजनेस अगर ग्रोइंग है उसको ज्यादा वर्किंग लगेगी, बिकॉज वो ग्रो कर रहा है, यहां वहां ब्रांचेस खोल रहा है, बिजनेस को बढ़ा रहा है। और अगर कोई बिजनेस स्टैग्नेंट हो चुका है, जितना ग्रो होना था हो चुका है यार, अब और ग्रो नहीं होएगा, उसको कम वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। सीजनल वेरिएशन मैंने लिखवाया भी, अगर इन सीजन है, ऑन सीजन, ठीक है ना, जिस चीज का सीजन चल रहा है ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और अगर ऑफ सीजन है तो कम वर्किंग कैपिटल। एक एक पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा मेरी जान। फिर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, अगर बूम है, प्रोस्पेरिटी है, लोग सामान खरीदेंगे, ज्यादा वर्किंग कैपिटल। रिसेशन है, लोग घर से नहीं निकल रहे, सामान ही नहीं खरीद रहे हैं, कम वर्किंग कैपिटल। अब एक होमवर्क दे दूं तुम्हें, होमवर्क ये है कि तुम्हें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का अपनी तरफ से डिफरेंस लिखना है।
एंड फिर जाकर ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक रेगुलर स्टडीज के अंदर, इसमें 5 से 7 क्लासेस चलती हैं मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे में फतेह की क्लासेस एक्स्ट्रा चलती हैं। तो स्पार्टन्स और आप हमारे साथ फतेह में जुड़ सकते हैं। इसका बैच 1 क्लोज होने जा रहा है इसी 31 ऑफ मई को। कोई भी दिक्कत परेशानी लगती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, और साथ ही साथ जाकर ये पूरा पीपीटी हम अपने फ्री स्टडी मटेरियल में अपलोड करते रहे, जाकर डाउनलोड कर लो। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।